तस्वीर से चेहरा मिटाना आसान है, इतिहास से त्याग मिटाना नहीं। रिकॉर्डिंग में मेरे बच्चों की आवाज़ थी, लेकिन आदेश किसी तीसरे व्यक्ति ने दिया था। मेरे बेटे ने दीवार पर लगी उस बड़ी तस्वीर की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, मम्मी, आप उस फोटो में थी ही नहीं। कमरे में करीब 20 लोग थे। मेरी बेटी नेहा मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था। मेरे पोते सोफे के पास खड़े थे। बहू मेहमानों को मिठाई दे रही थी। सबकी नज़रें धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मैंने फिर तस्वीर देखी। वह कोई छोटी फ़ोटो नहीं थी। मेरे बेटे रोहन ने अपने नए घर के ड्राइंग रूम में उसे इतना बड़ा बनवाकर लगाया था कि दरवाजे से घुसते ही सबसे पहले वही दिखती थी। वह फ़ोटो मेरे पति अरविंद की पहली बरसी के दिन की थी। उसमें रोहन था, नेहा थी, उनके पति पत्नी थे, मेरे चारों नाती पोते थे। पीछे फूलों से सजी अरविंद की तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही थी। बस मैं नहीं थी। मैंने रोहन से कहा, मैं तुम्हारे बगल में खड़ी थी। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई मुश्किल सवाल पूछ रही हूँ। मम्मी, शायद आपको दूसरी फ़ोटो याद आ रही है। मैंने तस्वीर के पास जाकर उंगली से एक जगह दिखाई। यहाँ, यहीं खड़ी थी मैं। तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर था। रोहन ने हल्की हंसी के साथ गर्दन हिलाई। नहीं मम्मी, नेहा तुरंत बोली, आप उस समय अंदर चली गई थी। पंडित जी आपको बुला रहे थे। मेरे सीने में कुछ भारी सा उतर गया। लेकिन उससे पहले फ़ोटो हुई थी। नेहा ने अब मेरी आंखों में देखा। उसका चेहरा कठोर नहीं था। वही बात मुझे ज़्यादा डरावनी लगी। उसने बहुत नरम आवाज़ में कहा, मम्मी, कभी कभी यादें मिल जाती हैं, आप इतना मत सोचिए। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप्पी छा गई। तभी मेरे छोटे पोते ने मोबाइल पर वीडियो चलाया और तेज़ आवाज़ में कोई गाना बज उठा। सबका ध्यान टूट गया। यही पहला झटका था। एक पल पहले मैं अपनी याददाश्त पर सवाल कर रही थी। अगले पल पूरा कमरा फिर सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने दोबारा तस्वीर देखी। तभी मेरी नज़र रोहन के दाएं हाथ पर गई। वह उसी तरह आधा मुड़ा हुआ था जैसा मुझे याद था। नेहा की साड़ी का पल्लू भी उसी तरफ था। मेरी बड़ी पोती ने दोनों हाथ आगे जोड़ रखे थे। सब कुछ वैसा ही था, सब कुछ, सिवाय मेरे। उस पल मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अगर मैं सच में वहाँ नहीं थी, तो मुझे उस फोटो की हर छोटी बात इतनी साफ कैसे याद थी? और अगर मैं वहाँ थी, तो मेरे बच्चों ने मुझे तस्वीर से क्यों हटाया? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपना पर्स उठाया। रोहन पीछे आया। मम्मी, नाराज़ होकर मत जाइए। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं नाराज़ नहीं हूँ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आप थोड़ा ज़्यादा सोचती हैं आजकल। मैंने उसका हाथ धीरे से हटाया और उसी क्षण मुझे एक पुरानी चीज़ याद आई। हमारे घर के पीछे वाले बगीचे में एक छोटा कैमरा लगा था। अरविंद ने सालों पहले लगवाया था। मेरे पति को चीज़ें संभाल कर रखने की आदत थी। रसीदें, बिल, पुराने कागज़, यहाँ तक कि बेकार दिखने वाले तार भी। मैं अक्सर उन्हें चिढ़ाती थी। तुम्हें लगता है एक दिन यह सब अदालत में काम आएगा? वह हंसकर कहते, पता नहीं कब कौन सी चीज़ काम आ जाए। उस रात पहली बार मुझे लगा, शायद वह कैमरा भी काम आ सकता था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस फोटो से नहीं हुई थी। असल शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। अरविंद की मौत को तब सिर्फ 3 महीने हुए थे। हमारी शादी को 36 साल हुए थे। मैं सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। वह एक छोटी प्रिंटिंग की दुकान चलाते थे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हमने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, कर्ज चुकाया और धीरे धीरे एक ऐसा जीवन खड़ा किया जिसमें हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैंने रोहन की पहली दुकान शुरू करवाने के लिए अपनी 2 सोने की चूड़ियाँ बेची थीं। नेहा की पढ़ाई के लिए मैंने 2 साल अपनी छुट्टियों में ट्यूशन पढ़ाई थी। लेकिन मैं यह सब किसी मंदिर की घंटी की तरह बार बार नहीं बजाती थी। मुझे बच्चों से बदले में पैसा नहीं चाहिए था, बस इज्जत चाहिए थी। शायद यही मेरी पहली गलती थी। मैंने मान लिया था कि इज्जत अपने आप मिलती रहती है। अरविंद के जाने के बाद पहले कुछ हफ्तों तक रोहन लगभग रोज़ आता था। बैंक के कागज़ देखता, बीमा के फॉर्म भरता, बिजली का बिल जमा करता। मुझे लगा मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा है, और सच कहूँ तो उस समय मुझे मदद की ज़रूरत भी थी। सुबह उठते ही घर खाली लगता था। अरविंद की चप्पलें दरवाजे के पास पड़ी रहती। उनका चश्मा मेज़ पर रखा था। मैं कई बार चाय बनाते हुए 2 कप निकाल लेती। फिर याद आता कि दूसरा कप अब किसी के लिए नहीं था। ऐसे समय में जब रोहन कहता, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, तो मुझे राहत मिलती। लेकिन मदद और नियंत्रण के बीच की रेखा बहुत पतली होती है।
और अक्सर वह रेखा तब दिखती है जब कोई उसे पार कर चुका होता है। एक दिन मैंने छत की मरम्मत के लिए राजमिस्त्री बुलाया। बारिश का पानी कमरे की दीवार से नीचे आ रहा था। वह आदमी नाप ले रहा था कि तभी रोहन आ गया। उसने पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, छत ठीक करवानी है। उसने सीधे राजमिस्त्री से कहा, अभी काम शुरू मत करना। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों मम्मी, पहले मुझसे पूछ लिया करो। इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा? मैंने कहा, पानी घर में आ रहा है। वह बोला, हाँ, लेकिन यह घर हमेशा तो रखना नहीं है। मैं चुप हो गई। उसने जल्दी से बात बदली। मेरा मतलब आगे चलकर कभी तो फैसला करना पड़ेगा। मैंने पूछा, किसे? उसने मुझे देखा। क्या फैसला किसे करना पड़ेगा? 2 सेकंड वह कुछ नहीं बोला, फिर हंसा। अरे मम्मी, आपको ही। मैं तो बस कह रहा हूँ। बात खत्म हो गई, लेकिन मेरे अंदर वह एक शब्द अटक गया, हमेशा। जैसे वह इस घर को पहले ही भविष्य की चीज़ मान चुका था। उस दिन के बाद मैंने एक बात पर ध्यान देना शुरू किया। रोहन हर बात को आपके लिए कहकर शुरू करता था। आपके लिए बैंक का काम मैं संभाल लूँ, आपके लिए एटीएम कार्ड मेरे पास रहे तो आसान होगा, आपके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैं तय कर दूँ, आपके लिए ड्राइवर रख लेते हैं, अब आपको अकेले गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हर बात चिंता जैसी सुनाई देती थी। अकेली कोई बात गलत नहीं थी, लेकिन जब सारी बातें एक साथ जुड़ने लगीं, मुझे लगा जैसे मेरे जीवन का स्टीयरिंग धीरे धीरे मेरे हाथ से निकल रहा है। एक शाम नेहा आई। उसने फ्रिज खोला और बोली, मम्मी, आप अभी भी खुद बाजार जाती हैं? हाँ। अकेले? हाँ। उसने गहरी सांस ली। हमें टेंशन होती है। मैं हंसी। मैं 62 साल की हूँ, 92 की नहीं। उसने कहा, उम्र की बात नहीं है तो किस बात की है? वह थोड़ा रुककर बोली, आप आजकल चीज़ें भूलने लगी हैं। मैंने उसे घूरा। क्या भूल गई? पिछले हफ्ते आपने मुझे 2 बार एक ही बात बताई थी। मैंने कहा, तुमने मेरी शादी में एक ही गाना 3 बार बजवाया था, तब मुझे चिंता करनी चाहिए थी। वह हंस दी, मैं भी हंस दी, लेकिन मजाक के नीचे एक छोटा कांटा रह गया। क्या मैं सच में बातें दोहरा रही थी? अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को देखने की कोशिश की। चाबी कहाँ रखी? दबा ली या नहीं? कई बार मुझे सब ठीक याद रहता, 1-2 बार छोटी बातें भूल भी जाती। और यही एक ज़रूरी बात है, उम्र बढ़ने पर कभी चाबी भूल जाना बीमारी नहीं होता, लेकिन अगर कोई बार बार आपको बताए कि आप भूल रहे हैं, तो आप सामान्य भूल को भी सबूत समझने लगते हैं। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। शायद मेरे साथ यही हो रहा था। अरविंद की पहली बरसी नज़दीक आई। मैंने तय किया कि कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, बस परिवार और कुछ पुराने दोस्त। रोहन ने कहा, फ़ोटो वाला बुला लेते हैं। मैंने मना किया। बरसी में फ़ोटो खिंचवाने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा, मम्मी, सब लोग साथ होंगे, एक फैमिली फ़ोटो भी हो जाएगी। मैं मान गई। उस दिन शाम को बगीचे में सब खड़े हुए। मुझे वह पल बहुत साफ याद है। मैं बीच में थी, दाएं रोहन, बाएं नेहा, मेरे पीछे मेरी बड़ी पोती। फोटोग्राफर ने कहा, आंटी जी थोड़ा आगे। मैं एक कदम आगे आई। रोहन ने हाथ मेरे कंधे पर रखा। फोटोग्राफर बोला, सब लोग इधर देखिए। फिर फ्लैश हुआ, 1 बार, 2 बार। तभी नेहा ने कहा, मम्मी, पंडित जी अंदर पूछ रहे हैं। मैं अंदर चली गई। बाद में मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे जाने के बाद उन्होंने और तस्वीरें ली होंगी। जीवन में बहुत से खतरे ऐसे होते हैं जिन पर उसी समय ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वह खतरे जैसे दिखते ही नहीं। अगले 2 महीने में मेरे साथ कोई बड़ी घटना नहीं हुई, बस छोटी छोटी चीज़ें। नेहा अपने बच्चों को उदयपुर ले गई। मुझे बाद में फ़ोटो से पता चला। मैंने पूछा, बताया क्यों नहीं? उसने कहा, लास्ट मिनट प्लान था। रोहन ने प्रमोशन की पार्टी की, मुझे नहीं बुलाया। उसने कहा, ऑफिस वालों की थी। फिर फ़ोटो में मैंने उसकी ससुराल वालों को भी देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। दिवाली पर बच्चों ने तय किया कि पूजा रोहन के घर होगी। मुझे बताया गया, पूछा नहीं गया। मैंने तब पहली बार महसूस किया कि किसी परिवार से निकालना हमेशा दरवाज़ा बंद करके नहीं होता। कभी कभी लोग आपको अंदर ही रखते हैं, बस फैसलों से बाहर कर देते हैं। यही वह जगह है जहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके अपने बच्चे बार बार आपके फैसले आपके लिए लेने लगें, तो क्या आप इसे प्यार कहेंगे या नियंत्रण? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, प्यार या नियंत्रण, क्योंकि जो आगे हुआ उसके बाद मुझे खुद उस सवाल का जवाब बदलना पड़ा।
रोहन के नए घर की पूजा के दिन मैं सबसे पहले पहुंची थी। मैंने रसोई में बहू की मदद की, मेहमान आए, संगीत बजा, सब सामान्य था। फिर मैं ड्राइंग रूम में गई और दीवार पर वह तस्वीर देखी। पहले मुझे लगा शायद कोई दूसरी फोटो है, फिर मैंने चेहरों को पहचाना, फिर कपड़े, फिर रोहन का हाथ, फिर पीछे लगा सफ़ेद फूलों का पर्दा। मेरा गला सूख गया। मैंने रोहन को बुलाया और वही बातचीत हुई। आप उस फोटो में थी ही नहीं। जब मैं घर पहुंची, रात के 9 बज चुके थे। मैंने खाना नहीं खाया, सीधे अरविंद की पुरानी अलमारी खोली। नीचे वाले खाने में एक काले रंग का डिब्बा रखा था, उसके ऊपर धूल जमी थी। मैंने कपड़े से साफ किया। यह हमारे पुराने कैमरा सिस्टम का रिकॉर्डर था। मुझे नहीं पता था कि वह अभी भी काम करता है या नहीं। मैंने पीछे से तार देखा, एक छोटी हरी बत्ती जल रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं तकनीक में बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता था कि अरविंद ने कैमरा सिर्फ लाइव देखने के लिए नहीं लगाया था, वह रिकॉर्ड भी करता था। मैंने स्क्रीन जोड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। दोबारा तार लगाया, स्क्रीन काली रही। तीसरी बार मैंने एक पुराना बटन दबाया, स्क्रीन पर 4 छोटे खाने दिखाई दिए, गेट, सामने का बरामदा, साइड वाला रास्ता और बगीचा। बगीचे वाला कैमरा ठीक उसी जगह देखता था जहां हमारी फैमिली फोटो ली गई थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई, मेरे हाथ ठंडे हो गए। अगर रिकॉर्डिंग बची थी तो मुझे सच मिल सकता था, लेकिन उसी समय मेरे मन में दूसरा डर आया। क्या होगा अगर मेरे बच्चे सही हों? क्या होगा अगर मैं सच में वहाँ खड़ी ही नहीं थी? क्या होगा अगर मेरी याददाश्त मेरे साथ खेल रही थी? कभी कभी इंसान सच इसलिए नहीं खोजता क्योंकि उसे झूठ से डर लगता है, वह सच से डरता है। मैंने तारीख खोजनी शुरू की। पुराना सिस्टम धीमा था, स्क्रीन पर नंबर बदलते रहे। फिर अचानक उस दिन की तारीख सामने आई, अरविंद की पहली बरसी। मैंने प्ले दबाया, कुछ सेकंड तक बगीचा खाली था। फिर लोग फ्रेम में आने लगे, रोहन, नेहा, बच्चे, फोटोग्राफर। मैं स्क्रीन के करीब झुकी, फिर मैंने खुद को देखा, सफ़ेद और हल्की गुलाबी साड़ी में। मैं रोहन के बिल्कुल बगल में खड़ी थी, उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मेरी सांस अटक गई। मैं पागल नहीं थी, मैं भूली नहीं थी, मैं वहाँ थी। लेकिन वीडियो वहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर मैंने खुद को घर के अंदर जाते देखा। फोटोग्राफर कैमरा नीचे कर रहा था। रोहन ने नेहा की तरफ देखा, फिर उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे हाथ से रिमोट लगभग गिर गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब वाली फ़ोटो संभाल कर रखना, मम्मी को अभी कुछ मत बताना। और नेहा ने पूछा, घर वाली बात भी? रोहन ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, नहीं, वह बाद में। मैं स्क्रीन के सामने बिल्कुल सीधी बैठ गई। अब सवाल यह नहीं था कि उन्होंने मुझे फ़ोटो से क्यों हटाया। सवाल यह था, घर वाली बात क्या थी? मैंने वीडियो रोक दिया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। घर वाली बात, ये 3 शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। मेरा पहला मन हुआ कि उसी समय रोहन को फ़ोन करूं, पूछूं, क्या बात छुपा रहे हो? लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। ज़िंदगी ने मुझे एक बात सिखाई थी, जब आपको लगे कि कोई आपसे सच छुपा रहा है तो गुस्से में सवाल मत पूछिए, क्योंकि अगर सामने वाला पहले से झूठ बोल रहा है तो आपका सवाल उसे सिर्फ नया झूठ बनाने का समय देता है। मैंने वीडियो फिर चलाया। रोहन और नेहा थोड़ी दूर खड़े थे। कैमरे की आवाज़ साफ नहीं थी। हवा चल रही थी, पीछे लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। नेहा बोली, अगर मम्मी नहीं मानी तो? रोहन ने कहा, अभी नहीं, धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो अकेली हैं, आखिर कब तक संभालेंगी? मेरे पेट में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। नेहा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पर घर उनके नाम है। रोहन ने जवाब दिया, अभी है। मैंने वीडियो फिर रोक दिया। इस बार मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, मैं सिर्फ स्क्रीन देख रही थी। अभी है, इन 2 शब्दों ने पूरी बात बदल दी। अब यह सिर्फ फोटो की बात नहीं थी, न ही सिर्फ बच्चों के बदले व्यवहार की। यह मेरे घर की बात थी, उस घर की जिसके लिए मैंने और अरविंद ने 25 साल किस्तें भरी थी। उस घर की जिसकी पहली ईंट लगने के दिन हमने मिठाई बांटी थी। उस घर की जहां रोहन ने चलना सीखा था, जहां नेहा की शादी से एक रात पहले हम दोनों माँ बेटी देर तक बैठकर रोए थे। मैंने कुर्सी से उठकर पानी पिया। फिर मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वही कर रही हूँ जो मेरे बच्चे चाहते थे? क्या मैं भावनाओं में सोच रही थी
क्या मैं हर छोटी बात को अब शक की नज़र से देखने लगी थी? यह भी ज़रूरी सवाल था, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान कभी-कभी वहाँ भी खतरा देखने लगता है जहाँ खतरा नहीं होता। मुझे सबूत चाहिए था, अनुमान नहीं। अगली सुबह मैंने अपने पुराने छात्र समीर को फ़ोन किया। वह स्कूल में बहुत शरारती बच्चा था। कंप्यूटर की क्लास में बाकी बच्चे टाइप करना सीखते थे और वह सिस्टम खोलकर देखता था कि अंदर क्या है। अब वह एक आईटी कंपनी में काम करता था। मैंने उससे कहा, मुझे एक पुराने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है। वह हंसा। मैडम, आपने मुझे इतने साल बाद इसलिए याद किया? मैंने कहा, इस बार होमवर्क ज़रूरी है। वह शाम को आया। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई, बस रिकॉर्डर दिखाया। उसने करीब आधे घंटे तक फाइलें देखी, फिर बोला, मैडम, ज़्यादातर पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप मिट चुकी है। मेरा दिल बैठ गया। उस दिन की भी? नहीं, उस दिन की कुछ फाइलें बची हैं। कैसे? उसने कहा, शायद आपके सर ने सिस्टम में मोशन क्लिप अलग सेव करने का सेटअप किया था। जहाँ ज़्यादा हलचल होती थी, कुछ फाइलें अलग बच जाती थीं। मैंने मन ही मन अरविंद को याद किया। वह हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा संभाल कर रखते थे। उस दिन पहली बार उनकी वही आदत मुझे तोहफा लगी। समीर ने वीडियो एक बड़ी स्क्रीन पर चलाया। इस बार आवाज़ थोड़ी साफ थी। हमने उस हिस्से को दोबारा सुना, फिर तीसरी बार। इस बार मुझे कुछ और सुनाई दिया। रोहन कह रहा था, अगर अभी बेच दें तो अच्छी कीमत मिल सकती है। नेहा बोली, मम्मी कभी नहीं मानेंगी, इसलिए पहले उन्हें तैयार करना पड़ेगा। कैसे? रोहन ने थोड़ा रुककर कहा, उन्हें खुद लगना चाहिए कि वह अकेले सब नहीं संभाल सकती। मेरे अंदर कुछ टूट गया। अचानक पिछले कई महीनों की बातें एक लाइन में जुड़ गईं। मेरी ड्राइविंग पर सवाल, बैंक के कागज़ मांगना, बाजार जाने पर चिंता, हर छोटी भूल को पकड़ना, मेरी बात दोहराने पर मुझे याद दिलाना कि मैं चीज़ें भूलती हूँ, परिवार के फैसलों से धीरे धीरे बाहर करना। और अब फ़ोटो, एक फ़ोटो जिसमें मुझे सिर्फ हटाया नहीं गया था, एक फ़ोटो जिसका इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया गया कि मेरी अपनी याद गलत है। समीर ने वीडियो रोक दिया। उसने मेरी तरफ देखा। मैडम, क्या यह लोग? मैंने हाथ उठा दिया। कुछ मत कहो, क्योंकि मैं किसी और के मुंह से वह बात नहीं सुनना चाहती थी जिसे मेरा दिल पहले ही समझ चुका था। मेरे बच्चे मुझे कमज़ोर महसूस करवाना चाहते थे। हो सकता है उन्हें खुद भी यह शब्द पता न हो सकता है उन्होंने कभी बैठकर यह योजना न बनाई हो कि मम्मी को पागल साबित करेंगे, लेकिन उनके काम एक ही दिशा में जा रहे थे। और कई बार नुकसान करने के लिए किसी बड़ी साजिश की ज़रूरत नहीं होती। लालच, डर और सुविधा मिलकर भी इंसान से गलत काम करवा देते हैं। मैंने समीर से कहा कि वह वीडियो की 2 कॉपी बना दे, एक पेन ड्राइव में, एक मेरे ईमेल में। उसने पूछा, किसी और को भी भेज दूं? मैंने कहा, अभी नहीं। अगले दिन मैं बैंक गई, बहुत महीनों बाद अकेले। वहाँ मुझे सीमा जी मिली, जो मुझे वर्षों से जानती थी। मैंने उनसे पूछा, मेरे खाते में किसी ने कोई बदलाव की कोशिश तो नहीं की? उन्होंने कंप्यूटर देखा, फिर बोली, मैम, कुछ दिन पहले आपके बेटे ने पूछा था कि क्या वह आपके खाते में ऑपरेटिंग अथॉरिटी जोड़ सकता है। मैंने पूछा, आपने क्या कहा? हमने कहा कि आपके बिना नहीं हो सकता। मेरी गर्दन ठंडी पड़ गई। उसने कारण क्या बताया? सीमा जी ने थोड़ा झिझक कर कहा, उसने कहा था कि आपको चीज़ें याद रखने में परेशानी हो रही है और भविष्य के लिए व्यवस्था करनी है। मैं कुछ पल चुप रही, फिर पूछा, क्या उसने कोई फॉर्म लिया? हाँ, जानकारी के लिए, बस। कोई अपराध नहीं हुआ था, कोई पैसा नहीं निकाला गया था, कोई नकली साइन नहीं हुआ था। और यही बात इसे ज़्यादा असली बनाती थी। कभी कभी बड़ा धोखा एक बड़े अपराध से शुरू नहीं होता, वह सिर्फ जानकारी लेने से शुरू होता है, सिर्फ मदद करने से, सिर्फ भविष्य की तैयारी से। फिर धीरे धीरे आपकी जगह कोई दूसरा फैसला लेने लगता है। मैं बैंक से बाहर आई और सीधे एक वकील के पास गई, कविता सेठी। उन्हें अरविंद जानते थे। उन्होंने मेरी पूरी बात बिना बीच में रोके सुनी। फिर उन्होंने सबसे पहले एक सवाल पूछा, घर किसके नाम है? मेरे। कोई संयुक्त मालिक? नहीं। कोई पावर ऑफ अटॉर्नी? नहीं। कोई कागज़ साइन किए हैं हाल में? नहीं। उन्होंने सिर हिलाया। तो अभी घबराइए मत। उनकी इस एक लाइन ने मुझे राहत दी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन सावधान रहिए। मैंने पूछा, क्या मेरे बच्चे मेरे घर पर अधिकार जता सकते हैं? उन्होंने कहा, भविष्य में उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद हो सकती है,
पर उम्मीद और अधिकार एक ही चीज नहीं है। मैं ध्यान से सुन रही थी। जब तक संपत्ति आपकी है और आप अपने फैसले खुद लेने की हालत में हैं, तब तक कोई बच्चा सिर्फ इसलिए मालिक नहीं बन जाता क्योंकि वह आपका बेटा या बेटी है। मैंने कहा, अगर वो साबित करें कि मैं फैसले नहीं ले सकती। कविता जी थोड़ी आगे झुकी। यही वजह है कि आपको अभी से अपने रिकॉर्ड ठीक रखने चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत साधारण सलाह दी। अपने बैंक खाते खुद चलाइए, ज़रूरी कागज़ अलग सुरक्षित रखिए, बिना पढ़े कुछ साइन मत कीजिए, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी रखिए। अगर कोई आपकी मानसिक हालत पर सवाल उठा रहा है तो डॉक्टर से सामान्य जांच करवाना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। और सबसे ज़रूरी, हर मदद को अधिकार मत बनने दीजिए। मैंने वहीं से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। 2 दिन बाद मेरी सामान्य जांच हुई। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा था, विटामिन डी कम था, बाकी सब सामान्य। डॉक्टर ने हंसकर कहा, नाम भूल जाएं तो चिंता मत कीजिए, अपना नाम भूल जाएं तब मेरे पास आइए। मैं भी हंस दी, बहुत दिनों बाद दिल से, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गुस्सा भी था। मेरे बच्चे जिस बात का इशारा कर रहे थे उसका कोई आधार नहीं था। मैं घर लौटी तो नेहा का फ़ोन आया। मम्मी, कहाँ थी? डॉक्टर के पास। उसकी आवाज़ तुरंत बदल गई। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, सामान्य जांच। वह 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, अच्छा किया, उम्र में चेकअप ज़रूरी है। पहले मैं यह सुनकर मुस्कुराती। उस दिन मुझे हर शब्द तौला हुआ लगा। मैंने उसी समय तय किया कि अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या पता है। मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं उन्हें वह चीज़ दिखा दूं जो वे चाहते थे तो वे कैसे बदलेंगे। अगले रविवार मैंने रोहन और नेहा को फ़ोन किया। मैंने बहुत सामान्य आवाज़ में कहा, मैं घर बेचने के बारे में सोच रही हूँ। उधर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर रोहन बोला, अचानक? मैंने कहा, तुम ठीक कहते थे, बड़ा घर संभालना मुश्किल है। यह कहते समय मुझे खुद से नफरत हुई, क्योंकि मैं वही लाइन बोल रही थी जो वे महीनों से मेरे दिमाग में डाल रहे थे। रोहन की आवाज़ नरम हो गई। मम्मी, आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। नेहा ने अगले ही दिन फ़ोन किया, मम्मी मैं शाम को आ जाऊं? जो बेटी 2 हफ्ते से व्यस्त थी, वह उसी शाम मिठाई लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। 3 दिन बाद रोहन बच्चों के साथ आया। उसने खुद छत की लीकेज देखी, यही छत जिसे ठीक करवाने पर उसने मुझे रोका था। अब बोला, बेचने से पहले थोड़ा ठीक करवा ले तो कीमत बढ़ जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसे शायद पता भी नहीं था कि उसने क्या कहा। मैंने पूछा, कितनी कीमत मिल सकती है? उसकी आंखों में चमक आई। इस इलाके में बहुत अच्छी। वह अपने फ़ोन पर हिसाब दिखाने लगा। इतने करोड़, इतना टैक्स, इतना बचेगा। फिर उसने कहा, आप चाहो तो एक छोटा फ्लैट ले लो। मैंने पूछा, बाकी पैसा? वह चुप हुआ, फिर बोला, वो बाद में देख लेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बाद में। अगले कुछ दिनों में मुझे समझ आ गया कि मैं जिस चीज़ से डर रही थी वह सिर्फ मेरे दिमाग की कहानी नहीं थी। रोहन एक प्रॉपर्टी एजेंट से बात कर चुका था। नेहा ने 2 सीनियर लिविंग अपार्टमेंट की लिंक मुझे भेजी। एक संदेश में उसने लिखा, यहाँ आपकी उम्र के लोग रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैंने फ़ोन की स्क्रीन देर तक देखी। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि उन्होंने मेरे घर के बारे में सोचा। बच्चे अक्सर माता पिता के भविष्य की बात करते हैं, वह सामान्य है। गलत यह था कि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरा भविष्य मैं कैसा चाहती हूँ। देखभाल और नियंत्रण में फ़र्क यही है। देखभाल पूछती है, आप क्या चाहती हैं? नियंत्रण कहता है, हम जानते हैं आपके लिए क्या सही है। मैंने तय किया कि अब बात खत्म करनी होगी, लेकिन सिर्फ मेरे और उनके बीच नहीं। झूठ वहीं खुलना चाहिए जहां वह बोला गया था। मैंने रविवार रात परिवार को खाने पर बुलाया। रोहन ने पूछा, कोई खास बात? मैंने कहा, हाँ, घर के बारे में फैसला किया है। वह समय से 20 मिनट पहले आ गया। उसके हाथ में एक नीली फाइल थी। मैंने पूछा, यह क्या है? उसने जल्दी से मेज़ पर रख दी। बस कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी। कुछ देर बाद नेहा भी अपने पति और बच्चों के साथ आ गई। सबकी आवाज़ में एक अजीब मिठास थी, जैसे घर में कोई त्योहार हो। मैंने खाना परोसा। सामान्य बातें हुईं, स्कूल, बच्चे, महंगाई, बारिश। लेकिन मेरी नज़र बार बार उस नीली फाइल पर जाती रही। खाने के बाद रोहन ने खुद बात शुरू की, तो मम्मी, आपने क्या सोचा? मैंने पानी का गिलास नीचे रखा। बताऊंगी। वह मुस्कुराया। मैंने कहा, पहले मुझे एक पुरानी बात साफ करनी है। नेहा की मुस्कान थोड़ी कम हुई। कौन सी?
मैंने दीवार पर रखी अरविंद की तस्वीर की तरफ देखा, फिर रोहन से पूछा, तुम्हारे घर में जो बड़ी फैमिली फोटो लगी है उसमें मैं क्यों नहीं हूँ? उसने गहरी सांस ली। मम्मी, फिर वही बात? हाँ, फिर वही बात। नेहा बोली, हमने आपको बताया था। मैंने पूछा, क्या बताया था? आप फोटो में थी ही नहीं। मैंने रोहन की तरफ देखा, तुम भी यही कहते हो? वह थोड़ा चिढ़ गया। हाँ मम्मी। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे बगल में नहीं खड़ी थी? नहीं। तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर नहीं था? नहीं। फोटोग्राफर ने 3 फोटो नहीं ली थी? रोहन अब साफ परेशान था। मम्मी, आप क्यों इस बात को इतना बड़ा बना रही हो? मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम झूठ कितनी आसानी से बोल सकते हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने मेरा चेहरा देखा। उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। रोहन बोला, क्या मतलब? मैं उठी, टीवी के पास गई, टेबल के नीचे रखा पेन ड्राइव निकाला, उसे स्क्रीन में लगाया। रोहन का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, तुम्हारे पापा की एक पुरानी आदत। स्क्रीन पर बगीचा दिखाई दिया। सबकी नज़र टीवी पर टिक गई। फिर हम सब फ्रेम में आए। बच्चे, रोहन, नेहा, फोटोग्राफर और बीच में मैं। रोहन का हाथ मेरे कंधे पर था, ठीक वैसे ही जैसे मुझे याद था। मैंने स्क्रीन रोक दी। किसी की आवाज़ नहीं निकली। मैंने रोहन से कहा, अब बताओ, मैं वहाँ थी या नहीं? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नीचे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने वीडियो बंद नहीं किया। मैंने प्ले दबाया। स्क्रीन पर मैं घर के अंदर जाती दिखाई दी। फिर रोहन और नेहा की बातचीत शुरू हुई। मम्मी को अभी कुछ मत बताना। घर वाली बात भी? नहीं, वो बाद में। फिर अगले हिस्से में रोहन की आवाज़ साफ आई। उन्हें खुद लगना चाहिए कि वह अकेले सब नहीं संभाल सकती। मैंने वीडियो रोक दिया। मेरे बेटे का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आप पूरी बात नहीं समझ रही हो। मैंने कहा, तो समझाओ। नेहा रोने लगी। हम आपका बुरा नहीं चाहते थे। मैंने उसकी तरफ देखा। तो अच्छा क्या चाहते थे? उसने जवाब नहीं दिया। रोहन अचानक कुर्सी से उठा। ठीक है, मैं बताता हूँ। उसने नीली फाइल खोली, अंदर से कुछ कागज़ निकाले। फिर उसने एक ऐसा सच बताया जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने कहा, मम्मी, अगर यह घर नहीं बिका तो अगले 3 महीने में मैं सब कुछ खो दूंगा। अगर यह घर नहीं बिका तो अगले 3 महीने में मैं सब कुछ खो दूंगा। रोहन की आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। उसमें गुस्सा नहीं था, डर था। वह डर जो आदमी बहुत दिनों तक छिपाता है और फिर एक दिन अचानक उसके चेहरे पर उतर आता है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या खो दोगे? उसने जवाब देने से पहले पानी पिया। उसके हाथ कांप रहे थे। बिजनेस। मैं चुप रही। और? उसने नज़रें झुका लीं, शायद अपना घर भी। कमरे में बैठा उसका बेटा तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। बहू की आंखें भर आईं। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह भी पूरी सच्चाई नहीं जानती थी। मैंने धीरे से पूछा, कितना कर्ज है? रोहन बोला, करीब 84 लाख। मेरे मुंह से अपने आप निकला, क्या? उसने जल्दी से कहा, सब बैंक का नहीं है, कुछ बिजनेस लोन है, कुछ सप्लायर का पैसा है, कुछ मैंने दोस्तों से लिया। मैं कुर्सी पर बैठ गई। 84 लाख। इतनी बड़ी रकम सुनकर कुछ पल के लिए फोटो, कैमरा, झूठ सब पीछे चले गए। मैंने पूछा, इतना कैसे हुआ? रोहन ने गहरी सांस ली। उसने बताया कि 2 साल पहले उसने कारोबार बढ़ाने के लिए बड़ा गोदाम किराए पर लिया था। नई मशीन खरीदी, 3 नए लोग रखे। फिर उसके 2 बड़े ग्राहक दूसरी कंपनी के पास चले गए। ऑर्डर कम हुए, लेकिन खर्च नहीं। उसने सोचा कुछ महीने में हालात सुधर जाएंगे, इसलिए नुकसान छिपाता रहा। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लिया, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा। मैं उसे देखती रही। वह अब मेरे सामने बेटा कम और डरा हुआ व्यापारी ज्यादा लग रहा था, लेकिन डर झूठ को सही नहीं बना देता। मैंने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया? वह बोला, आप क्या करती? मैंने कहा, कम से कम सच जानती। उसने मेरी तरफ देखा। आप मना कर देती। किस चीज़ के लिए? वह चुप रहा। मैं समझ गई, घर बेचने के लिए। उसने सिर झुका लिया। मैंने नेहा की तरफ देखा। और तुम? वह रो रही थी। मम्मी, मैंने शुरू में मना किया था, मैंने कहा, लेकिन बाद में साथ दिया। उसने धीमे से कहा, हाँ, क्यों? उसने अपने पति की तरफ देखा, फिर बोली, हम भी फ्लैट बदलने की सोच रहे थे। मुझे लगा कोई मेरे अंदर फिर से पुराना घाव खोल रहा है। तो भाई कर्ज में था और तुम्हें बड़ा फ्लैट चाहिए था? वह तुरंत बोली, ऐसे मत कहिए।
मैंने शांत आवाज़ में कहा, तो कैसे कहूँ? कमरे में फिर चुप्पी। उसने कहा, हमें लगा आखिर एक दिन यह घर हम दोनों का ही तो होगा। वह वाक्य सुनकर मेरे अंदर कुछ बहुत शांत हो गया। शायद यही वह सच्चाई थी जिसे मैं पूरे समय ढूंढ रही थी। बच्चों ने मेरे घर को मेरा घर समझना बंद कर दिया था। वे उसे भविष्य का अपना पैसा समझने लगे थे। मैंने कहा, एक दिन। नेहा ने सिर उठाया। मैं बोली, उस एक दिन तक मैं क्या हूँ? वह रोते हुए बोली, मम्मी ऐसा मत बोलिए। मैं पूछ रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह घर किसका है? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा। इस बार रोहन बोला, आपका? मेरे पैसे? आपके? मेरी जिंदगी? वह और धीरे बोला, आपकी। मैंने कहा, फिर मेरे बिना मेरे भविष्य का हिसाब क्यों बना रहे थे? रोहन अचानक बोला, क्योंकि मैं डर गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। और डर में तुम्हें लगा कि मैं भूलने लगी हूँ। यह कहानी बनाना ठीक है? उसने कुछ नहीं कहा। मैंने टीवी की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे फोटो से हटाया क्यों? उसने होंठ भींच लिए। बोलो। वह बोला, शुरू में फोटो सिर्फ मेरे नए घर के लिए थी। झूठ। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, आज कम से कम नया झूठ मत बोलो। वह कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद बोला, मैं चाहता था कि हम बच्चों की अपनी फैमिली वाली फोटो हो। मेरे बिना। मम्मी, हाँ या नहीं? वह बोला, हाँ। मेरे सीने में दर्द हुआ, लेकिन मैंने उसे बोलने दिया। फिर जब आपने फ़ोटो देखी और कहा कि आप उसमें थीं, मुझे डर लगा कि सब सवाल पूछेंगे। मैंने बस कह दिया कि आप थीं ही नहीं। मैंने पूछा, और नेहा? नेहा बोली। मैंने उसका साथ दे दिया। क्योंकि अगर हम मान लेते कि फ़ोटो एडिट की गई है, तो आप पूछती क्यों? और फिर घर वाली बात भी निकल आती। मैंने आंखें बंद कर ली। यानी किसी ने कोई बड़ी मास्टर प्लान वाली साजिश नहीं बनाई थी। एक छोटा झूठ बोला गया था, उसे बचाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा, फिर हर झूठ ने उन्हें थोड़ा और बेरहम बना दिया। यही बात शायद सबसे ज्यादा डरावनी थी। बुरे काम हमेशा बुरे लोगों से शुरू नहीं होते। कभी कभी सामान्य लोग अपने डर और लालच को बचाते बचाते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें खुद पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैंने रोहन से पूछा, बैंक में मेरे खाते के बारे में क्यों पूछा? उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था कि मुझे कितना पता है। आपको यह भी पता है? हाँ। वह बोला, मैं पैसा निकालना नहीं चाहता था। फिर? अगर कुछ हो जाए तो? मैंने हाथ उठा दिया। वही शब्द मत बोलना। आपके लिए। अब नहीं। वह चुप हो गया। मैंने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इंतज़ाम करने के और तरीके हैं। वकील है, नॉमिनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, मेडिकल निर्देश हैं, लेकिन इन सब में मेरी सहमति चाहिए। मैंने मेज़ पर रखी नीली फाइल उठाई। अंदर एक प्रॉपर्टी एजेंट की वैल्यूएशन थी, मेरे घर की अनुमानित कीमत, साथ में 2 छोटे फ्लैटों के प्रिंट आउट, और एक कागज़ पर रोहन ने हाथ से हिसाब लिखा था। घर बेचो, छोटा फ्लैट खरीदो, बचा पैसा, कर्ज खत्म, कुछ हिस्सा नेहा को। मैंने वह कागज़ उसके सामने रख दिया। मेरा जीवन तुम्हारे लिए एक्सेल शीट कब बन गया? वह रो पड़ा। पहली बार। मैंने उसे रोते बहुत कम देखा था। अरविंद की मौत पर भी वह दूसरों को संभाल रहा था। उस रात वह अपने हाथों में चेहरा छिपाकर बैठा था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा, हाँ। वह शायद उम्मीद कर रहा था कि मैं तुरंत कहूँगी, कोई बात नहीं। मैंने नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ माफ़ी मांगने से ठीक नहीं होती, उनके बाद तरीका बदलना पड़ता है। मैंने कहा, घर नहीं बिकेगा। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर फिर आ गया। मम्मी, घर नहीं बिकेगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारी समस्या असली है, लेकिन मेरा घर तुम्हारी समस्या का अपने आप समाधान नहीं बन जाता। वह बोला, मैं आपका बेटा हूँ। मैंने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ रही। वह चुप हो गया। मैंने कविता जी की सलाह के बाद जो योजना बनाई थी वह उसे बताई। मैं उसके सारे कर्ज नहीं चुकाऊंगी, मैं घर नहीं बेचूंगी, लेकिन अगर वह पूरा हिसाब मेरे सामने रखे, अपने अकाउंटेंट और बैंक से बात करे, खर्च कम करे और नया कर्ज लेना बंद करे, तो मैं सीमित मदद देने पर विचार करूंगी। उपहार नहीं, लिखित पारिवारिक ऋण, स्पष्ट रकम, स्पष्ट भुगतान योजना। और तभी जब उसका पूरा सच सामने आए, शायद उसने मुझसे या तो पूरी मदद की उम्मीद की थी या पूरी नाराज़गी की। उसे बीच का जवाब नहीं मिला था। मैंने कहा, मुसीबत में बच्चे की मदद करना और उसकी हर गलती का बिल भर देना अलग बातें हैं।
मेरी बात सुनकर उसके ससुर, जो अब तक चुप थे, पहली बार बोले, यह सही कह रही हैं। रोहन ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, अगर अभी पूरा कर्ज घर बेचकर खत्म कर भी दिया तो कारण नहीं बदला तो 2 साल बाद फिर कर्ज होगा। मैंने उनकी बात याद रखी। कर्ज सिर्फ रकम नहीं होता, कई बार वह आदत का परिणाम होता है। गलत उम्मीद, बिना योजना विस्तार, समस्या छिपाना और यह मान लेना कि भविष्य की कमाई आज की गलती भर देगी। मैंने नेहा की तरफ देखा। और तुम्हारे फ्लैट का क्या? वह शर्म से बोली, हम वही रखेंगे जो हमारे पास है। मेरे पैसे की योजना खत्म? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कहा, मैं चाहती हूँ तुम यह बात समझो। जो चीज़ तुम्हें विरासत में शायद कभी मिले, उसे आज का अपना पैसा समझकर मत जीना। उसकी आंखों से फिर आंसू निकले। सॉरी मम्मी, मैंने कहा, माफ़ी सुन ली। वह मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन भरोसा? मैंने थोड़ा रुककर कहा, वह धीरे आएगा। उस रात मैंने एक और फैसला सुनाया। मेरे बैंक के कागज़ अब मेरे घर में खुले नहीं रहेंगे। एक लॉकर लिया जाएगा। मेरे ज़रूरी दस्तावेज़ों की कॉपी वकील के पास रहेगी। मेरी मेडिकल जानकारी और इमरजेंसी संपर्क लिखित होंगे। और मेरे वित्तीय फैसले सिर्फ मेरी मौजूदगी में होंगे। मैंने कहा, यह तुम दोनों के खिलाफ नहीं है, यह मेरे लिए है। रोहन बोला, आपको लगता है हम आपसे चोरी करेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। पहले मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे मेरी ही फ़ोटो के बारे में झूठ बोलोगे। उसने नज़रें झुका लीं। बस, उसे जवाब मिल गया। अगले 3 महीने आसान नहीं थे। रोहन ने पहली बार अपना पूरा बिजनेस हिसाब खोला। 84 लाख का आंकड़ा थोड़ा कम निकला, क्योंकि कुछ रकम 2 बार गिनी गई थी। असल जिम्मेदारी लगभग 76 लाख थी, फिर भी बहुत थी। उसने गोदाम छोड़ दिया, नई मशीन बेच दी, 2 लोगों को दूसरी जगह नौकरी दिलवाई, बैंक से लोन की अवधि बढ़वाई, कुछ सप्लायरों से भुगतान का नया समय तय किया, अपना महंगा एसयूवी भी बेच दिया। पहले वह इस बात पर शर्मिंदा था। फिर एक दिन उसने खुद कहा, गाड़ी रखने से इज्जत नहीं बचती अगर ईएमआई देने के पैसे ना हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद वह सीख रहा है। मैंने उसे सीमित रकम उधार दी, उतनी जितनी खो भी जाती तो मेरी अपनी जिंदगी खतरे में ना पड़ती। कविता जी ने साधारण एग्रीमेंट बनवाया। रोहन को बुरा लगा, लेकिन उसने साइन किया। मैंने कहा, लिखित चीज़ रिश्ते को कमज़ोर नहीं करती, कई बार गलत उम्मीद से बचाती है। नेहा कुछ महीनों तक मुझसे बहुत संभल कर बात करती रही। शायद उसे लगता था कि मैं हर बात में पुराना झूठ सुन रही हूँ। मैं भी करती थी। भरोसा टूटने के बाद सामान्य वाक्य भी संदिग्ध लगते हैं, लेकिन मैंने खुद को एक और गलती से रोका। मैं नहीं चाहती थी कि उनका हर अच्छा काम भी मुझे चाल लगे। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, शब्द कम, व्यवहार ज़्यादा। कौन फ़ोन करता है, कौन बिना पैसे की बात किए मिलने आता है, कौन मेरे फैसले पूछता है, कौन आपको यह करना चाहिए कहने से पहले आप क्या चाहती हैं पूछता है। 6 महीने में बहुत कुछ बदल गया। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि मुझे फ़र्क दिखने लगा। और मैं भी बदली। मैंने फिर से अपने पुराने स्कूल के शिक्षकों के समूह में जाना शुरू किया। हर बुधवार हम मिलते, कभी किताब पर चर्चा, कभी चाय, कभी किसी स्कूल के लिए किताबें जुटाते। मैंने 2 बच्चों को मुफ्त हिंदी पढ़ाना भी शुरू किया। एक दिन नेहा ने पूछा, मम्मी, आपको अकेले जाने में परेशानी तो नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसने तुरंत खुद को सुधारा। मेरा मतलब, आप चाहें तो मैं छोड़ दूं? मैं मुस्कुरा दी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, ठीक है, बस इतना। वह छोटा बदलाव था, लेकिन मेरे लिए बड़ा। करीब 8 महीने बाद मेरा जन्मदिन आया। घर में सिर्फ परिवार था, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं। खाने के बाद मेरी पोती ने कहा, एक फ़ोटो लेते हैं। सब लोग मेरे पीछे खड़े हो गए। मैं बीच में थी, रोहन मेरे दाएं, नेहा बाएं। कुछ सेकंड के लिए मुझे वही बरसी वाला दिन याद आ गया। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नेहा ने शायद देख लिया। वह बोली, मम्मी, ठीक है? मैंने कहा, हाँ। फोटोग्राफर कोई नहीं था। मेरी पोती मोबाइल सेट कर रही थी। वह बोली, नानी, थोड़ा सेंटर में आइए। मैंने हंसकर कहा, इस बार मैं खुद देखूंगी कि सेंटर कहाँ है। सब हल्का सा हंसे। रोहन नहीं हंसा। वह मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, मम्मी। मैंने उसकी तरफ देखा। पुरानी फ़ोटो मैंने हटा दी है। मैंने कुछ नहीं कहा। वह बोला, डिलीट भी कर दी। मैंने कहा, रख लेते। वह हैरान हुआ, क्यों? याद रहती। उसने सिर झुका लिया। मैंने आगे कहा,
पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। पोती ने टाइमर लगाया। 10 सेकंड। 9, 8। मैंने अचानक कहा, रुको। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपना फ़ोन निकाला। रोहन थोड़ा घबरा गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक फ़ोटो मेरे फ़ोन में भी। मेरी पोती हंसी। नानी अब किसी पर भरोसा नहीं करती। कुछ लोग असहज हो गए। मैंने उसकी तरफ देखा। करती हूँ। फिर मैंने रोहन और नेहा की तरफ देखा। लेकिन भरोसा और जिम्मेदारी साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ़ोटो हुई। इस बार किसी ने मुझे नहीं हटाया। लेकिन सच यह है कि मेरी जीत उस फ़ोटो में वापस आने की नहीं थी। मेरी जीत ये थी कि मुझे अब किसी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं थी, यह साबित करने के लिए कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने यह भी समझ लिया था कि अपने बच्चों से प्यार करना और अपने जीवन की चाबी उनके हाथ में देना एक ही बात नहीं है। बुढ़ापे में सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ पैसा नहीं, जानकारी है। अपने दस्तावेज समझना, अपने बैंक खाते जानना, किसके पास कौन सा अधिकार है यह जानना, और समय रहते तय करना कि मदद कहाँ खत्म होती है और नियंत्रण कहाँ शुरू होता है। मेरे बच्चे बुरे इंसान बनकर पैदा नहीं हुए थे। रोहन डर गया था। नेहा लालच और भविष्य की सुविधा में बह गई थी। फिर दोनों ने अपने गलत फैसले को सही साबित करने के लिए मुझे कमज़ोर दिखाना शुरू कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और मेरी सबसे बड़ी सीख यह थी कि जब कोई आपको बार बार आपके ही अनुभव पर शक करवाए तो तुरंत लड़ाई मत कीजिए। पहले तथ्य देखिए, रिकॉर्ड देखिए, कागज़ देखिए। ज़रूरत हो तो डॉक्टर से मिलिए, विशेषज्ञ से पूछिए। सिर्फ इसलिए खुद पर शक मत कीजिए क्योंकि सामने वाला आपका अपना है। रिश्ता सच से ऊपर नहीं होता। उस रात सब चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया। अरविंद की तस्वीर के सामने कुछ देर खड़ी रही। फिर मेरी नज़र पुराने कैमरे की तरफ गई। वही कैमरा जिसने वह सब रिकॉर्ड किया था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बेकार चीज़ काम आ गई। फिर कैमरा बंद कर दिया। हमेशा के लिए नहीं। मैंने उसे नए सिस्टम से बदलवाया। क्योंकि सीख लेने का मतलब डर में जीना नहीं होता। सीख लेने का मतलब है अगली बार तैयार रहना। मेरे बच्चों ने मुझे एक तस्वीर से मिटा दिया था। कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे मेरी अपनी याद पर शक भी करवा दिया। लेकिन वे एक चीज़ भूल गए थे। तस्वीर बदली जा सकती है, कहानी घुमाई जा सकती है, इंसान को चुप कराने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब सच के पास सबूत हो और इंसान के पास अपनी आवाज़, तो उसे हमेशा के लिए मिटाना बहुत मुश्किल होता है। सीख दिखाई देना ही सम्मान है। किसी को भी पहचाने जाने के लिए फैशनेबल बनने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।